नेपाल जल्द ही एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। हाम्रो मुख्य एजेंडा भनेको नै हिंदू राज्य कायम गर्नु पर्यो। हम सेकुलर नहीं हैं, सेकुलर बनकर के जीना भी नहीं चाहता हूँ, मैं कट्टर हिंदू बनकर के जीना चाहता हूँ। There are massive protests in Nepal. We're talking tens of thousands of people. They marched through the capital Kathmandu, clashed with riot cops. आज पूरे नेपाल में मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ चुके हैं। ये प्रोटेस्ट पिछले 5 से 6 महीनों से चल रहे हैं और जनता की सिर्फ एक ही मांग है, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना दो। नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राज स्थापित कर दो। If we can't restore the institution of monarchy in this country, there is no future for the youths in this country, and the existence of this country itself could be at risk. लेकिन जरा एक मिनट, आज नेपाल में इन टोटल 13 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें से ये 10 पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिस्ट है। नेपाली कांग्रेस पार्टी ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ये एक राइट विंग हिंदू पार्टी है और जनमत पार्टी ये कास्ट बेस्ड आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। पर आज नेपाल में सरकार इन 4 पार्टीज की कोएलिशन गवर्नमेंट है जो सारे कम्युनिस्ट है और यही वहां के इन प्रोटेस्ट के पीछे के कारण भी है। बट अब अगर हम 18वीं सदी या उससे भी पहले जाए तो तब नेपाल पर कई सारे हिंदू डायनेस्टीज का राज हुआ करता था, जैसे 12,000 साल पहले मिथिला किंगडम जिसकी राजकुमारी सीता मां थी। फिर अगर हम 4th से 9th सेंचुरी तक की बात करें तो यहां पर लिच्छावी डायनेस्टी का राज हुआ करता था, जिसकी राजकुमारी जैनिज्म के फाउंडर वर्धमान महावीर जी की मां त्रिशाला थी। इसके बाद भी 18th सेंचुरी तक नेपाल में मल्ला डायनेस्टी और ऐसे कई सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज रूल किया करते थे। और फिर 1769 में नेपाल की डेमोग्राफी में एक माइलस्टोन चेंज आया। पृथ्वी नारायण शाह नाम के एक राजा ने पूरे नेपाल को यूनिफाई किया, यानी कि करीब वैसा बना दिया जैसे वो आज दिखता है, और शाह डायनेस्टी की वहां से शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आने वाले शाह रूलर्स काफी वीक निकले, जिस वजह से साल 1816 में जब थर्ड एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ, तब इस जंग में नेपाल की काफी ह्यूमिलिएटिंग हार हुई। इस हार के बाद नेपाल को सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल इन रीजन्स को ब्रिटिश इंडिया को देना पड़ा और नेपाल ब्रिटिशर्स का एक प्रोटेक्टरेट बन गया। मतलब उनके देश के फॉरेन अफेयर्स का डिसीजन अब ब्रिटिशर्स के हाथ आ गया। अब आपने काफी बार सुना होगा, इवन हमने भी इस पर एक वीडियो बनाया कि ब्रिटिशर्स कभी भी नेपाल पर राज नहीं कर पाए। तो जानते हो उसके पीछे की वजह क्या थी? तो जब शाह राजा कमजोर हो गए, उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया उनके राज्य के पीएम जंग बहादुर राणा ने। उन्होंने नेपाल का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और तब से नेपाल में राणा डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। अब इन राणा रूलर्स की ना सोच थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने पावर में बने रहने के लिए ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो अंग्रेजों के साथ एक डील तक साइन कर ली कि ब्रिटिशर्स नेपाल के फॉरेन अफेयर्स संभालना कंटिन्यू कर सकते हैं और राजा खुद नेपाली गुरखा सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट होने के लिए सप्लाई करेंगे। अब ब्रिटिशर्स बहुत ही जल्दी समझ गए कि गुरखा सोल्जर्स उनके लिए बड़े काम के, क्योंकि 1857 इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अफगान वॉर और दोनों वर्ल्ड वॉर्स में उन्होंने ब्रिटिशर्स की काफी मदद की थी। प्लस वो समय ब्रिटिशर्स डिफरेंट कॉलोनीज क्रिएट कर रहे थे, तो उन्हें मिलिट्री मसल की जरूरत थी और ये गुरखा सोल्जर्स वो परफेक्ट मिलिट्री मसल का काम करते, और इसीलिए उन्होंने नेपाल को अपनी कॉलोनी बनाने के बदले राणा का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1923 में उनसे एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके नेपाल की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया। अब इसी बीच साल 1947 में भारत आजाद हुआ और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। इस बीच 1948 में नेपाल का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें राणा रूलर्स ने खुद को ऑन पेपर नेपाल की सुप्रीम अथॉरिटी और पीएम डिक्लेयर कर दिया। पर ऑफ कोर्स आगे चलकर ये ज्यादा सालों तक टिकने नहीं वाले थे, क्योंकि नेपाल के रूलर्स के साथ नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जल्द बदलने वाला था। सो इंडिया के क्विट इंडिया मूवमेंट से 2 लोग केपी भट्टाराय और बीपी कोइराला काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। उन्होंने अपने देश में नेपाली कांग्रेस की स्थापना की और नेपाल में राणा रूल के अगेंस्ट ये 2 बड़े प्रोटेस्ट छेड़ने लग गए। इन दोनों ही प्रोटेस्ट कहो या मूवमेंट्स कहो, में जनता ने साथ आकर बस एक ही डिमांड रखी, नेपाल को राणा राज से हमेशा के लिए आजाद कर दो और यहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना करो। इंटरेस्टिंगली नेपाल में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के पीछे इंडिया का एक बहुत बड़ा हाथ था, और यही वो दौर भी था जब इंडिया का नेपाल की पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस एकदम से बढ़ गया था।
इंडिया ने 1950 में ही नेपाल से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जिसका क्लॉज 7 क्लियरली ये कहता है कि दोनों देशों के बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए ओपन रहेंगे। उनके सिटीजन्स दोनों देशों में रहने से लेकर लैंड तक ओन कर सकते हैं, सब कुछ फ्रीली कर सकते हैं। और इसी फ्रेंडशिप के तहत इंडिया ने नेपाल में इंडियन आर्मी को भी तैनात कर दिया था। अब देखो, बात कुछ ऐसी है ना, हमारे देश के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेपाल की स्टेबिलिटी और वहां पर एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट होना इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और आज भी है, क्योंकि वरना चाइना जैसे कंट्रीज इसका फायदा भरपूर उठाएंगे। इसी बात को उस वक्त भी ध्यान में रखते हुए इंडिया ने नेपाल में प्रोटेस्ट लीड कर रहे नेपाली कांग्रेस, राणा रूलर्स और जो राणा से पहले शाह रूलर्स थे, उनके शाह रूलर त्रिभुवन को बुलाया और उन तीनों के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन करवाया, जिससे वहां के प्रोटेस्ट स्टॉप हो गए और वहां पर एक स्टेबिलिटी आ गई। इस एग्रीमेंट में बेसिकली दो मेजर चीजें डिसाइड हुई। पहला कि राणास का रूल नेपाल में खत्म हो जाएगा, और दूसरा शाह रूलर्स के साथ मिलकर अब से इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, जिसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ही नेपाल को रूल करेगी। और इसके लिए नेपाल का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। मतलब बेसिकली नेपाल ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, सेम जैसे आज ब्रिटेन का केस है। वहां पर राजा स्टेट हेड जरूर है, लेकिन सरकार को लोग ही इलेक्ट करते हैं जो एक्चुअली देश को चलाती है। बट इस केस में राजा के पास भी स्ट्रॉन्ग पावर्स थे नेपाल के केस में, जैसे नेपाल की मिलिट्री राजा के अंडर ही थी। सो नाउ एज इट वाज डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट, नेपाल में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और नेपाली कांग्रेस पार्टी इलेक्शंस फाइनली जीत गई। अब 1951 के बाद कुछ सालों तक सब कुछ सही चल रहा था, अंटिल 1955 जब शाह राजा त्रिभुवन की अचानक डेथ हो गई और राजा महेंद्र ने गद्दी संभाली। अब इस नए शाह रूलर की कांग्रेस के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, और इसीलिए 1962 में वो नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, जिसमें 3 मेजर एक्शंस थे। एक, राजा ने नेपाल को वापस से कंप्लीट मोनार्की बना दिया। दूसरा, नेपाल की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। और तीसरा, नेपाल में पंचायत सिस्टम री इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कि इलेक्शन सिर्फ लोकल लेवल पर ही अलाउ किए। अब क्योंकि इंडिया का नेपाली कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसीलिए राजा प्रो चाइना और अल्टीमेटली प्रो पाकिस्तान बन गए। और उनके दौर में तो उन्होंने इंडिया के साथ कई सारे धोखे किए, मेजर बीइंग इंडिया के साथ वेपन परचेज का एग्रीमेंट होते हुए भी उसका उल्लंघन करके चाइना से वेपन्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा धोखा, इसी दौरान नेपाल में पहली बार चाइना ने काफी स्ट्रेटेजिक रोड, काठमांडू कोडारी रोड का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट करवा दिया। और तीसरा बड़ा धोखा यह कि क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर एक ओपन बॉर्डर हुआ करता था, तो पाकिस्तान ने विया नेपाल इंडिया में ड्रग स्मगलिंग और टेररिज्म फैलाना भी शुरू कर दिया था, जो ऑफ कोर्स इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक काफी बड़ा थ्रेट हो गया था। और इसीलिए इंडिया शांत बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला था। इसी चीज को देखते हुए इंडिया ने एक्शन लिया, सीधे नेपाल पे ट्रेड एम्बार्गो यानी कि सैंक्शंस लगा दी। अब क्योंकि नेपाल का ट्रेड इंडिया पर हेवीली डिपेंडेंट था, तो एकदम से उनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई। और इसका नतीजा यह हुआ कि इकोनॉमी क्रैश होते ही जनता सड़कों पर आ गई। नेपाल के सारे पार्टीज और लोगों ने मिलकर राजा के खिलाफ एक बार फिर से विद्रोह करना शुरू कर दिया, जो इतना बढ़ गया कि अंत में राजा को मानना ही पड़ा। और फिर से 1990 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को वापस से रिस्टोर कर लिया गया। एंड ऑब्वियसली इस बार भी इलेक्शंस में नेपाली कांग्रेस पार्टी जीत गई और नेपाल में फिर से शाह राजा और कांग्रेस का रूल एस्टैब्लिश हो गया। बट उसी दौरान नेपाल में कोलैटरल साइड इफेक्ट भी हो गया था, क्योंकि जब 1962 में शाह रूलर ने चाइना के साथ हाथ मिलाया था, तो इसके बाद से नेपाल में कम्युनिज्म काफी हद तक बढ़ना शुरू हो चुका था। और फिर एक पॉइंट पर यह इस लेवल तक बढ़ चुका था कि 1991 आते आते कांग्रेस के बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी। अब यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस वजह से सिर्फ 4 सालों में नेपाल में 2 बार सरकारें चेंज हुई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने एमपीज की हॉर्स ट्रेडिंग करके कांग्रेस की सरकार को गिरा दी। और फिर हारी हुई कांग्रेस पार्टी ने 1996 में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो कि एक हिंदू पार्टी थी, उसके साथ अलायंस बनाई और कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर नेपाल में फिर से एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी। और अब क्योंकि कम्युनिस्ट लीगली इलेक्ट होकर पावर में नहीं आ पा रहे थे, तो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को चैलेंज करके उनके आगे अपने 40 पॉइंट्स की एक डिमांड रख दी, जिसमें मेजर 3 डिमांड्स थी। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सबको खुलकर अपने विचार रखने का हक दो। नंबर 2, 200 साल पुरानी मोनार्की को खत्म करो। और नंबर 3, कास्ट, जेंडर और नेशनैलिटी के बेसिस पर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को रोको।
बेसिकली कम्युनिस्ट जनरली रिलीजन में विश्वास नहीं रखते, तो उन्हें हिंदू धर्म नहीं चाहिए था और मोनार्की खत्म करके वो नेपाल को एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे। पर गवर्नमेंट ने इनकी सारी डिमांड्स को खारिज कर दिया। अब ये नेपाल के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद माओइस्ट ने सरकार के अगेंस्ट 13 फरवरी 1996 को पीपल्स वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली पुलिस स्टेशंस पर हथियारों के साथ अटैक करना शुरू कर दिया। और बस यहीं से नेपाल में माओइस्ट इंसर्जेंसी की शुरुआत हो गई, जो कि इतनी सक्सेसफुल रही कि अगले 9 सालों में इन माओइस्ट ने नेपाल के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 22 डिस्ट्रिक्ट्स पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ला दिए। इस 9 सालों तक चलने वाली इंसर्जेंसी में 17,000 लोगों की मौत हुई और कई हजार लोग घायल हुए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन आज के तारीख में खुद करंट नेपाली पीएम ने ली है, जो कि एक डिक्लेयर्ड कम्युनिस्ट है। पर इसी बीच 2005 में इसी सिचुएशन को देखकर शाह राजा अपॉर्चुनिस्टिक हो गए। उन्होंने इंसर्जेंसी को रोकने के नाम पर देश में इमरजेंसी लागू करवा दी और इसके कुछ टाइम में ही यह डिक्लेयर कर दिया कि अब से नेपाल में फिर से एक बार मोनार्की का रूल होगा, डेमोक्रेसी वापस बंद हो जाए। अब इस प्रोक्लेमेशन के बाद फिर 2006 में पूरे नेपाल में राजा के खिलाफ एक बार फिर से काफी खतरनाक प्रोटेस्ट होने लग गए। उन प्रोटेस्टर्स की वापस से यही डिमांड थी कि मोनार्की को हटाओ और नेपाल में वापस से डेमोक्रेसी लाओ। एंड अगेन नेपाल में एक बार फिर से प्रोटेस्ट देखकर पिक्चर में एंट्री होती है इंडिया की। भारत ने फिर से राजा, माओइस्ट और रूलिंग पार्टी तीनों को एक टेबल पर बिठाया और उनसे कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट 2006 साइन करवाया। बेसिकली सीपीए के अकॉर्डिंग 3 चीजें हुई। मोनार्की खत्म हो गया और कंप्लीट डेमोक्रेसी स्थापित कर दी गई। नेपाल के लिए फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसमें नेपाल एक सेक्युलर देश बन गया। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद जो भी इलेक्शंस हुए उसमें फॉर सम रीजन नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद से नेपाल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब से ये डेमोक्रेसी आई उनके यहाँ पर 10 बार सरकार बदली है। एक भी गवर्नमेंट वहां पर अपने 5 साल का पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाई है। आज वहां ऐसी सिचुएशन है कि हर पार्टी, चाहे ऑपोजिशन हो या रूलिंग, सब पावर के पीछे किसी के साथ अलायंस बनाते फिरते हैं और सिर्फ पावर में रहने की कोशिश करते हैं। यही इनकी स्ट्रगल हो गई है। वहां पर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि आज तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन 7 बार चेंज हो चुका है। और फिर ऐसे पॉलिटिकली अनस्टेबल क्लाइमेट की वजह से दुनिया भर के प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे नेपाल में करप्शन भी काफी बढ़ चुका है और सबसे अनफॉर्चुनेट बात इसमें यह है कि किसी भी मिनिस्टर को इन केसेस में कोई भी सजा नहीं मिली, उनके खिलाफ सारे एविडेंसेस होने के बावजूद भी। आज नेपाल में मौजूद इस रैम्पेंट करप्शन और मिसमैनेजमेंट का नतीजा यह है कि नेपाल की इकोनॉमी डूब रही है। जब से नेपाल में मोनार्की हटी है, उनका जीडीपी नीचे ही गिरते जा रहा है। देश हैवी ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि पहले अगर नेपाल 1 रुपए की चीजें बेचता था और 2 रुपए की चीजें इंपोर्ट करता था, तो आज नेपाल की हालत कुछ ऐसी है कि अगर वो 1 रुपए की चीज को बेचता है तो वो 12 रुपए की चीजों को इंपोर्ट करता है। मतलब उनका ट्रेड डेफिसिट अराउंड 13 फोल्ड्स बढ़ चुका है, जिससे उनके फॉरेन रिजर्व्स काफी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहे हैं। नेपाल में इन्फ्लेशन रेट भी 2% से 7.7% हो गया। मतलब वहां पर इन्फ्लेशन 4 गुना बढ़ चुका है और आज नेपाल में 4.6 मिलियन लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब वहां की जनता का यह कहना है कि इससे अच्छी व्यवस्था तो हमारे राजा के राज में ही थी। डेमोक्रेसी में तो उल्टा वहां पर करप्शन और इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब नेपाल की पूरी हिस्ट्री को समझने के बाद अब इसमें देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र का एंगल कहां से आया। क्यों आज के तारीख में नेपाल में हिंदू राष्ट्र की डिमांड एकदम तेजी से फैलने लग गई है? ये मेजरली हो रहा है क्योंकि नेपाल की डेमोग्राफी भी तेजी से बदल रही है। देखो, जब तक नेपाल में कंप्लीट मोनार्की थी, यानी कि 1951 तक की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर ऑलमोस्ट ना के बराबर क्रिश्चियंस थे। बट जब 2001 में कांग्रेस की सरकार आई, तभी क्रिश्चियंस का नंबर 1,02,000 हो गया। पर जैसे ही 2008 के बाद कम्युनिस्ट सरकार आई, सिर्फ 8 से 9 सालों के अंदर नेपाल में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 12 से 15 लाख हो गई। अब ये ग्रोथ आप इससे समझ सकते हो कि 2007 में कम्युनिस्ट रूल के पहले मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 200 चर्चेस हुआ करते थे, लेकिन बस 10 सालों में उस सेम डिस्ट्रिक्ट में 1000 चर्चेस बन गए। आज सिचुएशन ऐसी है कि खुद वर्ल्ड क्रिश्चियन डेटाबेस का यह क्लेम है कि नेपाल दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिश्चियन कम्युनिटीज बन चुका है। और यह सब देखकर वहां की हिंदू पॉपुलेशन फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और इसीलिए प्रोटेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि मोनार्की का रहना ज्यादा सेफ होगा हिंदू कम्युनिटी के लिए और इसीलिए उन्हें
नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।